upcoming LRT. So I welcome Mr. Vaibhav in this LRT meeting, and just I will introduce Vaibhav to the forum. Very good friend of mine, and he has joined in 2001. He was the first IRDA batch agent, and he is currently in IRD, and he has done wonderful business in this area as well as most of the NRIs are his client. He is also working with Star Health as a sales manager and handling 35 agents team successfully. He is very innovative, doing some or other thing always, and we discuss daily about our ideas and we share each and everything. So I welcome Vaibhav to LIRT forum, and Vaibhav, you can take your time, 1 hour is your. You can explain your money back, all techniques to all participants. We are eager to learn from you. Thank you, thank you. Just अबे I माझा will- आवाज क्लियर आहे माझा? हो, आवाज क्लियर आहे. मी तुला को-होस्ट करतो. राईट. फक्त सगळ्यांना म्यूटचं हे करून ठेवायला सांग, कारण की आवाज तुझा डिस्टर्ब येत होता, त्याच्यामुळे ते म्यूट करायला टाकायला लागेल सगळ्यांना. हो, मी करतो म्यूट. हो, येस येस. तुला को-होस्ट केलाय. ओके ओके, मी स्क्रीन शेअर करू शकतो म्हणजे. हा, येस. So first of all, thank you so much. LIRT platform is a very big platform to share my whatever I know actually. And thanks to President Abhay Kulkarni for giving this opportunity. All LIRT members, thank you so much. जो आज सेशन में कुछ शेयर करने वाला हूँ, तो शायद आप में से कितने तो एजेंट्स हैं जिनका 30, 40, 50 साल से एजेंसी है, तो आपके लिए शायद ये नया नहीं होगा, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सा मैं अलग तरीके से प्रेजेंट करता हूँ. वो कंसेप्ट में आपको आज बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ. आज बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कितने दिन के बाद मैं सबको देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे भी मजा आ रहा है. थैंक यू सो मच. किशोर है, संदीप भी आया है, सब अच्छे लोग हैं. तो आई एम रियली थैंकफुल टू अभय एंड LIRT टीम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. ये कंसेप्ट 2016 में मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, तो मैंने उसके ऊपर काफी काम किया था, और बहुत जगह पे LIRT का प्लेटफॉर्म पे भी मैंने एक शेयर किया था, लिया का प्लेटफॉर्म पे मैंने शेयर किया था, गोवा का कन्वेंशन, वहां पे चिपळूण में कोई डेवलपमेंट ऑफिसर है, कणकवली में डेवलपमेंट ऑफिसर है, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, वहां पे भी शेयर किया था. सो ये कंसेप्ट काफी अच्छा है, और बड़े प्रीमियम्स लाने के लिए मेरे ख्याल से दिस कंसेप्ट ऑलवेज वर्क्स. मेरे जितने भी क्लाइंट्स है अभी, HNI क्लाइंट्स, NRI क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है, तो मेरे 20-25 पॉलिसी में मेरा MDRT हो जाता है. तो ये कंसेप्ट के ऊपर अगर हम लोग काम करेंगे तो शायद आपका MDRT भी अच्छा, MDRT नहीं, COT TOT भी अच्छा हो सकता है, और रिपीटेड बिजनेस ये कंसेप्ट की वजह से बहुत अच्छी तरीके से आ सकता है. तो जो पॉलिसी जो मैंने लिखी है ऑलरेडी, अभय ने जूम लिंक में डाली है, तो वो पॉलिसी हर एक को मालूम है. मेरे ख्याल से ऐसा एक भी आदमी यहाँ पे नहीं रहेगा, एक भी एजेंट यहाँ पे नहीं रहेगा वो पॉलिसी जिसको मालूम है. तो पॉलिसी का नाम है न्यू मनी बैक पॉलिसी. ओके, संगीता बोगे, उनको जरा म्यूट कर सकते हैं क्या? या मी करतो, म्यूट कर दो. सो ये पॉलिसी, इट्स वेरी सिंपल पॉलिसी. मनी बैक पॉलिसीज, हर एक पुरानी भी मनी बैक पॉलिसी थी, आज के भी न्यू मनी बैक पॉलिसी है, तो उसमें डिफरेंस देखा जाए तो कुछ भी नहीं है. थोड़ा बहुत इंश्योरेंस का फर्क रहेगा, और बाकी रिटर्न्स 5-5 साल में आते हैं, 10 साल में आते हैं, 15 साल में. तो ये हर एक का कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी को मालूम नहीं. लेकिन जिस तरीके से, जिस एज ग्रुप में मैं ये पॉलिसी प्रमोट करता हूँ, प्रपोज करता हूँ, तो मेरे ख्याल से हर एक एज कैटेगरी के लिए ये पॉलिसी फिट बैठती है. जो हायर एज है उनके बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए, बच्चों के बच्चे हैं उनके लिए भी. तो ये अलग अलग तरीके से मैं कैसे प्रेजेंट करता हूँ, ये आज शेयर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. अगर उसमें कुछ आपको डाउट्स रहेंगे तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे, अगर टाइम परमिट करता है तो. मेरे ख्याल से अभी 6:35 और 7:35 इज राइट टाइम. अब 1 घंटा है मेरे पास. यस यस, श्योर, यू कैन टेक 1 आवर. यस, 1 घंटे के बाद एक 5-10 मिनट हम लोग ये ले सकते हैं. 1 घंटे में सारी जो 13 अलग अलग कंसेप्ट है मनी बैक की, वो शायद मैं शेयर कर नहीं पाऊंगा, लेकिन LIRT का अभी जो कन्वेंशन हो रहा है उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ. तो जितने भी यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल से सभी लोग आते रहेंगे वहां पे. अगर कोई आता नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वो रजिस्टर करे ये LIRT प्लेटफॉर्म के लिए, और 3-4 दिन में वहां पे हूँ, तो हम लोग एक एक कंसेप्ट भी डिस्कस कर सकते हैं.
उसके अलावा 11 जीवन लाभ की भी कंसेप्ट है, वो अलग अलग तरीके से मैं कैसे प्रेजेंट करता हूँ वो तो आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर हम लोग LRT के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं तो डेफिनेटली हम लोग वहां पे वो भी शेयर करेंगे। सो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करना चालू करता हूँ, हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे आएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो जितना कवर हो सकता है मैं एटलीस्ट कवर करने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है मेरे पास, यस। मेरी स्क्रीन विजिबल है अब है? हेलो। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, यस यस। ओके ओके। सो दिस इज अ मनी बैक पॉलिसी जो हर एक को पता है। अभी क्या होता है कि जब से LIC चालू हुए तब से दो पॉलिसीज LIC के पास है, एक तो एंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी और मनी बैक पॉलिसी। बीच में जब भी जीवन श्री पॉलिसी आई तो हम लोग जीवन श्री पॉलिसी बेचने लगे। बीच में जीवन उमंग पॉलिसी आई है तो वो बेचने लगे। बीच में जीवन रेखा आई, तरंग आई। तो जो पॉलिसीज नहीं आती है और उसका कुछ ऐसा खाबी आता है कि ठीक है ये अच्छा है बहुत, तो आप वो बेचना चालू करते हैं, आप मैं दोनों। लेकिन जब भी वो पॉलिसी खत्म हो जाती है, जैसे जीवन सरल खत्म हो गई तो हम लोग को पता नहीं चला अभी क्या बेचें। अगर जीवन लाभ खत्म होता है हम लोग सोचेंगे अभी क्या बेचें। जीवन श्री खत्म हो जाएगा तो क्या बेचें, ये सबको क्वेश्चन आता था। लेकिन मनी बैक पॉलिसी ये एक लौती पॉलिसी है, और एंडोमेंट पॉलिसी जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तो ऐसी पॉलिसी अपने पास होते हुए भी हम लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक एज ग्रुप के लिए हम लोग ये पॉलिसी अलग अलग कंसेप्ट के द्वारा हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। हर एक स्लाइड में कुछ ना कुछ आपको डाउट शायद हो सकते हैं, बीच में कोई कैलकुलेटेड कैलकुलेशन का पार्ट है उसमें भी आपको डाउट हो सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन ये सेशन होने के बाद। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। इट्स अ मनी बैक पॉलिसी, यूनिक फीचर्स है मनी बैक पॉलिसी के। ये स्पेशली यूथ के लिए क्यों अच्छी है? आज की तारीख में हम लोग, अभी आई एम 45, फिर भी मैं एक सर्टन एज के ऊपर चला गया हूँ, यूथ में नहीं आता हूँ मैं। तो जो 25 साल के हैं, 22 साल के, 23 साल के, 30 के अंदर जो भी लोग हैं ना, उनका माइंडसेट इज टोटली डिफरेंट। वो हर एक कोई SIP के लिए भागता है, हर एक किसी को कुछ ना कुछ नियर बाय फ्यूचर में कुछ पैसा चाहिए। तो अगर यंग जनरेशन को मैं कोई ऐसी पेंशन प्लान बताऊं कि भाई तेरे को 20 साल तक पैसा भरना है और 20 साल के तेरे को उसके बाद में तुझे लाइफ टाइम के लिए पैसा मिलेगा, तो ही माइट बी नॉट कन्विंस, क्योंकि 20 साल तक वेट करने की उसकी थॉट प्रोसेस ही नहीं है। उसको 10 अलग अलग ऑप्शन है, बिटकॉइन का ऑप्शन है, शेयर मार्केट का ऑप्शन है, SIP का ऑप्शन है। अगर उसको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, 20 साल के अंदर का कोई चाहिए, तो उसको PPF का भी ऑप्शन है 15 साल का। तो वो बोलेगा PPF में एटलीस्ट मुझे लिक्विडिटी तो है कि भाई मैं भरू ना भरू, 500 रुपए भरू से मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो अलग अलग ऑप्शंस आज के जो यूथ है ना उनको है, जो वो शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हैं। तो अगर मैं कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी उसको प्रपोज करूं, भले वो उसका रिटर्न्स अच्छा देखे, उसके कम एज में वो चालू करता है और 60 एज में उसको करोड़ों रुपए मिलेंगे, लेकिन उसका माइंडसेट ही नहीं है कि उसको 60 एज में उसको कितना मिलेगा उसके लिए। सो शॉर्ट टर्म के लिए अगर उसको कुछ मुझे अच्छा प्रपोज करना है, तो ये मनी बैक पॉलिसी में प्रपोज कर सकता हूँ। उसका नीड बेस में उसको सेलिंग करता हूँ। मैं उसको यही बोलता हूँ कि सर इतना लॉन्ग टर्म के लिए आज आप मत सोचिए, आप एक SIP चालू किए जो लॉन्ग टर्म आपका बना रहेगा, और एक मनी बैक पॉलिसी लीजिए जिसमें आपको हर 5 साल के बाद आपकी जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एज अभी 22 है, आपका पहला जॉब है, तो 27 में शायद आपको कार लेनी है, 27 में शायद आपको शादी करनी है, 27 में आपको एक हाथ स्पोर्ट्स बाइक लेनी है। तो इसके लिए भी आपको मजा भी करना है ना, तो आपको एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा पैसे की जरूरत हो सकती है। तो अगर 1-1 लाख का मुझे प्रीमियम आप आज देते हो, तो 5 साल के बाद 5 लाख आपका मेरे पास आएगा, उसमें से आधा पैसा, यानी 5 लाख के सामने 50% इज कम्स टू 2.5 लाख मैं आपको दे दूंगा, जिसमें आप आपकी बाइक ले सकते हो, कार का डाउन पेमेंट कर सकते हो, कोई भी चीज आपको करनी है वो कर सकते हो। ये थॉट प्रोसेस 5% की जो है, 5 इयर्स की जो एक SIP की वजह से लोगों के यंग जनरेशन में आई है, तो वो हम लोग एनकैश कर सकते हैं। सो फॉर यूथ दिस पॉलिसी इज बहुत बहुत बढ़िया तरीके से उनको समझ में आती है, उनको अच्छी भी लगती है और वो लेते भी है। ओके। सेकेंड इज फॉर लिक्विडिटी। 2 साल, लास्ट 2 इयर्स हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि कितना बिजनेस में वोलेटिलिटी आ गया है, कितना जॉब इनसिक्योरिटी लोगों में आ गया है, कितना किसी का पैकेज 10 लाख है तो वो 5 लाख हो गया। तो हर एक
इसमें थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी लोगों ने देखी है। तो अगर लिक्विडिटी के तौर पे हम लोग अगर ये पॉलिसी बताते तो हम लोग उसको वही बताते कि कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। तो अगर मैं सोचूं कि आपको कैसा लगेगा, मैं एक 25 साल की 30 साल की पॉलिसी दूं तो कैसा लगेगा, नहीं यार कुछ आइडिया नहीं। आगे चल के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आगे चल के शायद गारमेंट इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हो सकता है, आईटी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीज ना हर एक को प्रॉब्लम देती है। एवरी 5 years अगर 50% उसको जितना भी पैसा भरा है उसका 50% उसको मिलेगा, तो उसको एक सिक्योरिटी मिलती है और सेटिस्फेक्शन देखता है कि मुझे मेरे पास कुछ आ रहा है पैसा, जिसमें ये एटलीस्ट पॉलिसी में चला सकता हूँ। शायद किसी का ये ऑन है, म्यूट नहीं है, तो जरा अभय प्लीज देखना प्लीज। सो 50% लिक्विडिटी, ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हर एक के दिल में रहेगा कि अगर मुझे कुछ भी होता है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो भी मेरे पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। तो अगर वो सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो पैसा लेके खर्चा करेगा ऐसा नहीं, उस टाइम उसका थॉट रहेगा कि अगर मैं कहाँ पे दूसरी जगह इन्वेस्ट करूं या तो नई पॉलिसी निकालूं, कुछ भी रहेगा। लेकिन आज की तारीख में उसको थोड़ी सी माइंड में स्टेबिलिटी आ जाती है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, अगर 5 साल के बाद भी भरना मेरा बंद हो गया तो आने वाले पैसे से मैं मैनेज कर सकता हूँ। अच्छा, मनी बैक पॉलिसी में जितना भी हम लोग को समझा है, जितना भी हम लोग को डाउन अपने अपने को जितना भी समझा है, वो है ऐसा कि मेरी 10 लाख की पॉलिसी है तो एवरी 5 years मुझे 15% मिलेंगे। तो 15% का मतलब है कि सम एश्योर्ड का 15%। सो क्लाइंट को ये पता नहीं कि सम एश्योर्ड का 15% मिलेगा या प्रीमियम का 15% मिलेगा। तो ये पॉलिसी में अलग तरीके से जो 50% मैंने लिखा है ना, इट इज 50% ऑफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट। तो किसी का 1 लाख का प्रीमियम है तो 5 लाख में, 5 साल में 5 लाख उसने पे किए, उसका 50% आ जाता है, तो 2.5 लाख आ जाते हैं। अगर यही में 10 लाख की पॉलिसी है और उसका 15% आएगा तो वो 1.5 लाख आएगा, ऐसा दिखेगा। तो ऐसा नहीं है। तो 50% जो आप बताएंगे ना, तो वो इतना अट्रैक्टिव लगता है कि जितना भी मैं पैसा भरता हूँ उसका 50% पैसा तो मुझे 5 साल के अंदर ही मुझे वापस मिल जाता है। तो ये इतना सेटिस्फेक्शन रहता है कि वो उसमें से मैं कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ। सो उसको वो पैसे की जरूरत है नहीं है, लेकिन वो लिक्विडिटी उसके पास होना, उसकी वो सिक्योरिटी सेटिस्फेक्शन, ये बहुत मायना रखता है। ओके। और बिजनेस में तो लिक्विडिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई रनिंग कैपिटल में लिक्विड कैपिटल में उसका कुछ प्रॉब्लम होता है, रनिंग बिजनेस में उसको कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसका ये पैसा बहुत मायना रखता है। अगर किसी की 1 करोड़ की पॉलिसी है या किसी का 10 लाख का प्रीमियम है, 5 साल में उसने 50 लाख भर दिया, उसको उसके बिजनेस के लिए टैक्स फ्री 25 लाख वापस मिलना इज अ वेरी बिग थिंग। तो 25 लाख मुझे टैक्स फ्री मेरे हाथ में मिलेगा, जो मैं खर्चा कर सकता हूँ, मेरे बिजनेस में लगा सकता हूँ, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। सो लिक्विडिटी का एक अच्छा कंसेप्ट है। ये थोड़ा सा इसके ऊपर शायद अपनी अच्छी खासी बात हो सकती है जब भी हम लोग LRT के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। वहां पे मेरा सेशन तो नहीं है, लेकिन हम लोग आफ्टर सेशन कभी भी इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। अपने अपने जो भी क्लाइंट्स है उसमें कोई एक ऐसा क्लाइंट भी होता है कि जिसको सिर्फ टैक्स सेविंग का पर्पस के लिए वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालता है, उसको कोई थॉट नहीं दूसरा। जिसका पैकेज ही 5 लाख का या 4 लाख का है, उसको लगता है कि भाई मुझे वैभव सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए जो है वो बता। आगे चल के जैसे जैसे मेरा पैकेज बढ़ेगा ना, उस हिसाब से मैं प्रीमियम या पॉलिसी बढ़ाऊंगा। लेकिन आज की तारीख में तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ टैक्स बचाना है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 10 लाख की पॉलिसी है, 60,000 का उसका प्रीमियम आ जाता है, जिसको टैक्स बेनिफिट उसको मिल जाता है 60,000 का। तो 5 साल में अगर वो हम लोग देखेंगे तो 60,000 इंटू 5, तो 3 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। 3 लाख में से 50%, यानी 10 लाख का पॉलिसी का 15% 1.5 लाख होता है। 3 लाख का प्रीमियम का 50% 1.5 लाख होता है। तो मुझे मेरा प्रेजेंट करने का तरीका है कि 50% ऑफ द प्रीमियम इन्वेस्टेड, नॉट द सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड उसको भी मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं, सिर्फ आपको मुझे मालूम है। ओके। सो 5th ईयर में आपके जितने इन्वेस्टमेंट अपने LIC में किए हैं उसका 50%, यानी 3 लाख का 50%, 1.5 लाख आपको मिल जाएगा। जो 1.5 लाख रुपए आप कई और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे 5 साल की टैक्स बेनिफिट की FDs होती है, जैसे 3 साल का ELSS का म्यूचुअल फंड होता है, कहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 1.5 लाख आप री इन्वेस्ट कर सकते हो टैक्स सेविंग फंड में। तो 5th ईयर के बाद क्या होगा कि 1.5 लाख आपको एडिशनल अमाउंट मिल गए, जो टैक्स सेविंग के लिए आप बचा सकते हो। 10th ईयर में क्या होता है कि वापस 15% सम एश्योर्ड का, 50% प्रीमियम का, यानी 1.5 लाख रुपए से मिल जाएगा।
और वो पहले फिफ्थ ईयर में जो 1.5 लाख रुपए मिले हैं उसकी 5 साल के बाद वैल्यू 2 लाख हो जाएगी कम से कम, अगर मैं पकड़ू तो भी। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट उस वहां पे अवेलेबल इन्वेस्टमेंट है 3.5 लाख, सो 3.5 लाख रुपए उसके पास अवेलेबल है, अदर देन उसकी प्रीमियम अमाउंट जो वो इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसके ऊपर उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। बाद में 15वें साल में 1.5 लाख वापिस आएंगे। जो 10वें साल में 1.5 लाख इन्वेस्ट किए थे उसकी वैल्यू 2 लाख हो गई। जो 2 लाख 10वें साल में इन्वेस्टमेंट किए थे जो फिफ्थ ईयर में मिले थे वो, उसकी वैल्यू 2,70,000 होगी, तो टोटल हो जाएंगे 6,20,000 रुपए। 20वें साल में वापिस 1.5 लाख मिल जाएंगे। वापिस 2 लाख जो 15th ईयर में 1.5 लाख मिले थे उसकी वैल्यू हो जाएगी। जो 10th ईयर में 1.5 लाख उसकी वैल्यू 2,70,000, और जो 5th ईयर में 1.5 लाख थे उसकी वैल्यू हो जाएगी 3,60,000। तो टोटल 9,80,000 उसके हाथ में बचेंगे जो वो अदर देन प्रीमियम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है। सो आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा, एक सेकंड में थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। टिल 20th ईयर देखा जाए तो 21 लाख का जो कॉर्पस है, जो सिर्फ आने वाला पैसा है उसका रोटेशन कर करके 21 लाख उसका कॉर्पस बन गया है, और वो इन्वेस्टमेंट के लिए काम पे आ गया। और प्लस 12 लाख का मेरा टोटल प्रीमियम था, यानी 60,000 रुपए हर साल में भरता था, वो तो मैं भरूंगा ही भरूंगा। 20 साल तक मेरा टोटल प्रीमियम था 12 लाख, उसके ऊपर भी मुझे टैक्स बेनिफिट मिलना है। और ये 21 लाख जो है, जो मुझे पैसा मिल रहा था एवरी 5 ईयर्स के बाद, उसका कंपाउंडेड वैल्यू पकड़ पकड़ के उसका 21 लाख वैल्यू हो गया, जिसके ऊपर भी मुझे टैक्स बेनिफिट मिला है, क्योंकि मैंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट में वो पैसा डाला है जिसके ऊपर मुझे टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे पीपीएफ हो गया, जैसे 5 ईयर्स की एफडीज हो गई जो टैक्स सेविंग के लिए होती है, जैसे ईएलएसएस फंड हो जाएगा। तो 21 लाख का जो इन्वेस्टेड कॉर्पस था प्लस 12 लाख का जो मेरा प्रीमियम था, तो टोटल मेरा इन्वेस्टेड कॉर्पस हो गया 33 लैक्स। ऑन दैट अगर 30% का टैक्स बेनिफिट में पकड़ू तो 11 लाख का तो मुझे सिर्फ टैक्स बेनिफिट मिल गया ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12 लैक्स, यानी 12 लाख मेरा इन्वेस्टेड है और 20 साल में मुझे 11 लाख तो टैक्स बेनिफिट मिल गया। रिटर्न्स मिलेगा वो अलग है, 21 लाख का जो वैल्यू है वो अलग है, मैच्योरिटी पे 16.5 लाख 10 लाख की पॉलिसी को मिलते हैं वो अलग है, लेकिन 11 लाख तो मेरा सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए बचा। तो जिसको भी टैक्स सेविंग के लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी निकालता है, फॉर देम दिस पॉलिसी लुक्स वंडरफुल। जैसे मैंने देखा था पहला, एक सेकंड, लिक्विडिटी का पर्पस अलग है, जो उसका बिजनेस है उसके लिए लिक्विडिटी अच्छा है, जिसको शॉर्ट टर्म के लिए मालूम नहीं कि उसका जॉब सिक्योर्ड है नहीं सिक्योर्ड है, उसके लिए ये पॉलिसी अच्छा हम लोग प्रपोज कर सकते हैं। वो आदमी का नेचर क्या है, वो आदमी का थॉट प्रोसेस क्या है, वो आदमी का क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, ये सब देखते हुए आपको हर एक अलग अलग कंसेप्ट पिच करनी है। हर एक को सब कंसेप्ट बताएंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, या तो भी वो तो एलआईसी एजेंसी ले लेगा, कुछ तो एक करेगा। तो ये अच्छा सब कंसेप्ट अच्छे हैं, तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं आपको बताऊंगा 10 साल के बाद। तो ये वर्कआउट नहीं होगा, किसी को आपको कंसेप्ट देनी है ना, तो वो उसके लिए सूट कौन सी करती है ना, वो हिसाब से आपको वो कंसेप्ट देनी है। ये यूथ के लिए क्यों है वो मैं बताया, कि यूथ है तो उसको आपको ये कंसेप्ट देनी है, ना कि उसको टैक्स बेनिफिट का कंसेप्ट देनी है। अगर यूथ है लेकिन टैक्सेशन के लिए ही पॉलिसी निकाल, तो उसके लिए आपको टैक्सेशन की कंसेप्ट देनी है। ओके, तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हर एक क्लाइंट को सभी नहीं बताना है, जो उसको सूट करिए वही बतानी है। ओके, रिपीटेटिवली मैं क्यों बता रहा हूँ कि हर एक सब कंसेप्ट हम लोग बताने को जाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा। प्रीमियम हॉलीडे, हॉलीडे ना ये कंसेप्ट सभी को अच्छी लगती है। कोई भी हॉलीडे पे जाएगा ना तो मजा करता है कि चलो 4 दिन की छुट्टी है, हॉलीडे मना के आते हैं। तो क्या एंडोमेंट पॉलिसी में हॉलीडे है क्या? नहीं, 6 महीने का हॉलीडे सिर्फ, कि आपका प्रीमियम आज है ना तो 6 महीने के बाद भी भर सकते हैं, 6 महीने के अंदर भर सकते हैं, तो आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं हो जाएगी। तो उसके अलावा कोई हॉलीडे है क्या कि 5 साल तक मैं पैसा नहीं भरूंगा तो भी नहीं चलेगा, या 3 साल तक मैंने जो मेरी एंडोमेंट पॉलिसी है या जीवन उमंग है, तो 3 साल मैंने पैसा नहीं भरा तो भी चलेगा। तो ऐसा कोई भी पॉलिसी में हॉलीडे कंसेप्ट नहीं है। तो ये मैं हॉलीडे, जिसको भी ज्यादा टूरिंग करता है, जो हमेशा घूमने को जाता है, सर आप हॉलीडे तो बहुत घूमते हो, हॉलीडे आ गया तो आप घूमने को निकल जाते हो, तो ये जो थॉट प्रोसेस आपकी है ना मुझे बहुत पसंद है। तो आपके लिए ये सूटेबल पॉलिसी है, क्योंकि ये पॉलिसी में हर 5 साल के बाद 3 साल का हॉलीडे मिलता है आपको प्रीमियम भरने का। तो वो कैसे? तो 60,000 का जो प्रीमियम है, अगर मैं 5 साल तक भरता हूँ तो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट होता है 3 लाख, जिसमें से 50% मुझे वापस मिलते हैं।
तो वो हो जाते 1.5 लाख रुपए, उसका 60,000 का प्रीमियम है। तो 7वां 6वां 7वां और 8वां ये 3 साल का प्रीमियम मिला के हो जाते 1,80,000। और जो मेरे 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, अगर उसके वैल्यू पकड़ू मैं 3 साल की, तो वो 1,80,000 के करीब करीब आ जाती है। तो आने वाला पैसे में से मैंने 3 साल का प्रीमियम आराम से मैं भर सकता हूँ। जो 3 साल का मैं उनको बताता हूँ हॉलीडे। आपको 5 साल पैसे भरने की जरूरत नहीं। आपने 5 साल पैसा भर दिया पहले 5 साल में, उसके बाद में 3 साल तक आपको हॉलीडे है, क्योंकि आने वाला पैसे से आपको पैसा भरना है, आपके जेब में से भरना नहीं है। आपको जो चाहिए जिधर चाहिए आप जाओ, क्योंकि ये 3 साल आपको ये पॉलिसी की कमिटमेंट नहीं रहेगी। सिर्फ लास्ट के 2 साल है 9वां और 10वां, उसमें आपको पैसा भरना है। 10वां साल के बाद वापस में निकाल आपको के 1.5 रखे लाख। थे तुम अलग से, देखो एक बार, इसमें भी सॉरी, नहीं, आई एम सॉरी। कुणाल ने निकाल लिया। ओके ओके, कोई बात कर रहे हैं, वो भी हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। सो हॉलीडे एक अलग कंसेप्ट है। जिसको हॉलीडे पसंद है, जो ज्यादा घूमता है, उसके लिए ये अलग करके हम लोग कंसेप्ट बता सकते हैं। और ये कंसेप्ट बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस हॉलीडे की है। उसकी थॉट प्रोसेस है कि हर 5 साल के बाद मुझे 2-3 साल तो ब्रेक दे दे, मुझे यूरोप घूमना है, मुझे बाइक लेनी है, मुझे और भी कुछ करना है, तो उसके लिए मेरे को ये प्रीमियम की कमिटमेंट नहीं चाहिए। तो हम लोग प्रीमियम हॉलीडे करके ये पॉलिसी का हम लोग वहां पे कंसेप्ट बता सकते हैं। ओके, डिस्काउंट हॉलीडे, ये सब वर्ड्स है ना, सबको अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो इजीली सेल आउट हो जाती है पॉलिसी। मेरा जितना भी अभय और मैं एक ही टीम में है, तो अभय को भी मालूम है, जितना भी मेरा बिग सेल होता है, बड़ा सेल होता है, वो 4-4 5-5 लाख का जो भी प्रीमियम हो जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ मनी बैक पॉलिसी। मेरा एमडीआईटी का 75% एमडीआईटी बिकॉज ऑफ मनी बैक पॉलिसी होता है। और उसके वजह से 5 साल के बाद मुझे 50% जो पैसा आएगा, उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नया एमडीआईटी के लिए काम करो। उसके लिए 60-70% उधर ही काम हो जाता है। वो कैसे, वो भी बताऊंगा मैं आपको। सो नेक्स्ट इज 50% डिस्काउंट। डिस्काउंट अभी ये सब ना, ये साइकोलॉजिकल, हम लोग थोड़ा सा खेलते हैं लोगों के साथ कि हॉलीडे, आपका लिक्विडिटी होनी चाहिए, आपका बिजनेस अनस्टेबल हो जाता है, आपका जॉब थोड़ा इनसिक्योर आपको लगता है, बैंकिंग में है, आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ये सब ना हम लोग उसकी साइकोलॉजिकली जो भी प्रेशर रहेंगे, या उसके उसके भी थॉट प्रोसेस है ना, उसके साथ खेलते हैं। किसी को हॉलीडे पसंद है, किसी को अगर जरूरत नहीं, कपड़े की बिल्कुल जरूरत नहीं, घर पे अलमारी खोल देंगे तो पूरा का पूरा सर पे गिर जाएगा, इतने कपड़े पड़े हैं। लेकिन कहाँ पे देख दिया ना 70% डिस्काउंट ऑन न्यू ब्रांड जीन्स, और ये ऐसा कुछ कहाँ पे डिस्काउंट का ऑफर दिखा, तो वो तुरंत भागते हैं वहां पे। सो किसी को डिस्काउंट का बहुत पसंद है। ऐसा लोग अगर आपको काउंटर हो जाते हैं, तो हम लोग उसको बता सकते हैं कि ये पॉलिसी आपको डिस्काउंट में मिलती है। अभी ये डिस्काउंट का कंसेप्ट मैं क्या बताता हूँ कि अगर कोई आप 12 लाख का इंश्योरेंस आप एंडोमेंट पॉलिसी के लेते हो, तो आपको 20 साल में 12 लाख इन्वेस्ट करने हैं। 20 साल के बाद आपको कितना मिलना है, तो 12 लाख में इन्वेस्ट किए जो भी आपको मैच्योरिटी वो मिल जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस आपका 12 लाख का है, और आपको पैसा भी 12 लाख भरना है, तो इसमें कोई डिस्काउंट की बात हो गई क्या? नहीं। लेकिन मनी बैक पॉलिसी एक लौती ऐसी पॉलिसी है कि जिसमें LIC 50% डिस्काउंट में पॉलिसी देती है। इसका मतलब है कि 10 लाख की भी पॉलिसी है, तो 12.5 लाख का तो इंश्योरेंस आपका है। आप प्रीमियम भी 12 लाख पे करते हो 20 साल में, लेकिन वो प्रीमियम 12 लाख LIC के पास पड़ा रहता है क्या 20 साल तक? नहीं। एवरी 5 ईयर्स के बाद जितना भी आप प्रीमियम पे करते हो, उसका 50% आपको वापस मिल रहा है। तो एक्चुअली LIC के पास आपने इन्वेस्ट कितना किया है, तो ओनली 50% ऑफ योर प्रीमियम इन्वेस्टेड। तो 12 लाख के सामने आपने सिर्फ 6 लाख इन्वेस्ट किया, तो 12 लाख का कवर आपको 6 लाख में मिल रहा है। तो इट इज 50% डिस्काउंट में मिल गया। सो ये डिस्काउंट कंसेप्ट, जिसको डिस्काउंट अच्छा लगता है ना सर, इट इज 50% डिस्काउंटेड पॉलिसी। सिर्फ आधा ही प्रीमियम आपको भरना है, लेकिन 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद जितना भी आपने प्रीमियम पे किया, उसका आधा आपको वापस मिल जाएगा। ओके, तो ये डिस्काउंट कंसेप्ट उनको अच्छा लगता है जिनको डिस्काउंट की आदत है। ओके, रिबेट नहीं, डिस्काउंट। कोई भी दूसरी जगह जाते हो वो डिस्काउंट, गाड़ी लेते हो डिस्काउंट, नॉट रिबेट। ओके, सो 50% डिस्काउंट का कंसेप्ट भी बहुत अच्छा चलता है। साइकोलॉजिकल उसका क्या थॉट प्रोसेस है, उसके ऊपर खेलना है, बाकी कुछ भी नहीं। 3 टाइम्स रिटर्न्स। अभी बहुत लोग बोलते हैं यार मनी बैक पॉलिसी है, तुम्हारा कुछ पैसा बना के नहीं देता है। ओके, तो मैं भी कहता हूँ कि बना के नहीं देता, ऐसे मुझे लग रहा था, लेकिन 2016 के बाद मुझे लगने लगा कि ये तीन तीन गुना पैसा देती है मेरी मनी बैक पॉलिसी। तो कैसी देती है? तो ये एक कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन अगर क्लाइंट को समझ में आए, तो वो डेफिनेटली एग्री करेगा कि यस,
ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिटर्न मुझे मिल रहे हैं। तो कैसे? तो 10 लाख की पॉलिसी है, 60,000 प्रीमियम, रिपीटेड हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि मैं कैसे प्रमोट करता हूँ उसको। 5 साल के बाद जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 3 लाख रुपए 1.5 लाख वापस दिया गया मेरे पास, मेरा LIC के पास सिर्फ 1.5 लाख पड़ा है। 10 साल के बाद वापस 3 लाख इन्वेस्टेड है, 1.5 लाख वापस मुझे मिल गया, LIC के पास 3 लाख पड़ा है। 15 साल के बाद वापस 1.5 लाख मिल जाते हैं, LIC के पास 4.5 लाख पड़ा है। और 20 साल के बाद मुझे वापस 1.5 लाख मिल जाते हैं, LIC के पास 6 लाख पड़ा है। अभी 6 लाख LIC के पास है, 6 लाख LIC ने ऑलरेडी मुझे दे चुके। तो रिटर्न्स में जब भी कैलकुलेट करता हूँ, आपके पास जो पड़ा है रिटर्न्स है ना, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ना, वो सिर्फ 6 लाख है, बाकी तो पैसा मुझे पहले ही मिल गया है। उसके सामने अगर 10 लाख की पॉलिसी आप देखते हो तो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू पहले आती थी 17,75,000। बिकॉज ऑफ LIC का बोनस रेट थोड़ा डाउन हो गया, तो उसकी अभी एज वैल्यू आ जाती है 16,50,000। 2016 में मैंने बनाया था, इसलिए 3 टाइम्स रिटर्न वो दिख रहे थे, लेकिन आज वो 3 टाइम्स से थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर 6 लाख मेरे इन्वेस्टेड है और 6 लाख का 3 गुना मैं अगर करता हूँ तो इट कम्स टू 18 लाख रुपीज। तो 18 लाख तो नहीं मिल रहे मुझे, लेकिन 16.5 लाख मिल रहे। इट इज नियर टू 3 टाइम्स। कौन सी पॉलिसी मुझे 3 गुना पैसा दे देगी? 2.5 गुना देते, 2 या 3 गुना के आसपास देते, लेकिन मनी बैक पॉलिसी होते हुए भी मुझे ये 3 गुना पैसा मिल रहा है। सो इट इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली नेट इन्वेस्टमेंट लिखा है, जो LIC के पास मेरा पैसा पड़ा है उसके ऊपर ही मेरे जो मुझे कितने रिटर्न मिल रहे हैं वही मैं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो मेरे पास वापस आ गया है, जिसको मैंने आइदर खर्चा किया, नहीं तो दूसरे जगह पे इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया। ओके तो 3 टाइम्स रिटर्न। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि और 5-6 कंसेप्ट है, और कुछ डाउट रहेंगे तो भी हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। रेगुलर कैश फ्लो, ये तो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस जितने भी पहले से हम लोग काम कर रहे हैं, अभी मैं 22 साल से काम कर रहा हूँ 22-23 साल हो गए। तो अपने को ये कंसेप्ट अपने डेवलपमेंट ऑफिसर, अपने कलीग से, अभय ने या मेरे बॉबी पिंटो अच्छा दोस्त है, उसने ये सब कंसेप्ट हम लोग यूज करते थे, लेकिन बाद में अलग अलग पॉलिसीज आ गए तो हम लोग ये कंसेप्ट भूल गए। तो आज क्या होता है कि कोई आप HDFC वाला कोई एजेंट आता है, वो बोलता है कि आप 4 साल पैसा भरो, 5वें साल से आपको रेगुलर रिटर्न चालू हो जाएगा, आपका 1 लाख का प्रीमियम है, आपको 27,000 वापिस मिलना चालू हो जाएंगे, हर साल मिलेंगे। तो हम लोग चुप बैठ जाते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ पॉलिसी नहीं है कि वो 5वें साल से पैसा देना चालू करे। तो कोई ICICI प्रूडेंशियल वाला बोलता है कि मेरे पास 6वें साल से हर साल आपको पैसा मिलेगा, इसको बोलते हैं इंटेरियम बोनस, वो आपको मिलेगा। तो वो हम लोग चुप बैठ जाते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ पॉलिसी नहीं। लेकिन अगर मनी बैक पॉलिसी उसको ढंग से एक कंसेप्ट करके बताएंगे कि आपको 1.5 लाख का प्रीमियम मुझे देना है, लेकिन एक साथ में नहीं देना है, 5 इयर्स का गैप में आपको मुझे 1.5 लाख का प्रीमियम देना है, जिसके वजह से 6th ईयर के बाद आपको जितना साल तक आपका 20 साल तक जो चलने वाला पॉलिसीज है, हर साल आपको रेगुलर कैश फ्लो आएगा, आप प्रीमियम भरेंगे और आपको कैश फ्लो भी आएगा। तो वो कैसे वर्कआउट करता हूं मैं कि 30,000 का अगर मेरा प्रीमियम है और मैं 5 साल तक पैसा भरता हूँ, तो 30,000 इंटू 5 ईयर्स, अगर हर साल में एक एक 30,000 की पॉलिसी बढ़ाता जाता हूँ, तो आज मेरा एक पॉलिसी का 30,000 प्रीमियम है, अगला साल और एक पॉलिसी ले ली, उसका 30,000 प्रीमियम, ऐसे करते करते 5 साल तक मेरा 1.5 लाख का प्रीमियम, जो मैंने उसको कमिट किया था कि आपको 1.5 लाख प्रीमियम देना है, लेकिन एक साथ में नहीं देना है, हर साल 30,000 रुपए बढ़ाते 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 5 साल तक बढ़ाना, उसके बाद में आपको पैसा 1.5 लाख के ऊपर देना नहीं है। ओके, तो 5 साल के बाद क्या होगा कि फर्स्ट ईयर का जो पॉलिसी था 30,000, उसका 5 साल का इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा 1.5 लाख, उसका 50%, यानी 6वें साल में मुझे 75,000 वापस मिल जाएंगे। 7वें साल में मैंने सेकंड ईयर में जो पॉलिसी निकाली थी उसका 75,000 होगा, 8वें साल में, तीसरी साल मैंने पॉलिसी निकाली, 9वें साल में, चौथे साल में, और 10वें साल में मैंने 5th ईयर में जो पॉलिसी निकाली थी उसका 75,000, और 11वें साल में वापिस फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पॉलिसी जो निकाला था, जो साइकिल है ना, वो 5 साल तक अगर मैं रेगुलर पॉलिसीज निकालता हूँ सेम अमाउंट की, तो मैं 30,000 के हिसाब से प्रीमियम पे करूंगा, 5 साल तक 1.5 लाख मेरा बढ़ेगा, 1.5 लाख मेरा 6वें साल से चलता रहेगा, लेकिन 1.5 लाख के अगेंस्ट मुझे 75,000 टैक्स फ्री, जो भी बिजनेस कम्युनिटी है ना उसको 1.5 लाख के ऊपर टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और 75,000 टैक्स फ्री भी मिलेगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये 75,000 में दूसरी जगह इन्वेस्ट करता तो उसके ऊपर मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, वो अलग है। 75,000 का मैं उसको पेंशन का प्लानिंग करके दे सकता हूँ, 75,000 में उसका SIP का कैलकुलेशन करके दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। 75,000 में उसको पैसिव इनकम करके बता सकता हूँ कि अगर आपका जॉब का कुछ इशू होता है तो 75,000 तो आपको मिलते जाएंगे।
आप या तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि आपका 1.5 लाख का लाइबिलिटी था, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छा खासा हुआ था, लेकिन आपको प्रीमियम की लाइबिलिटी कम करनी है, तो ठीक है, आप 75,000 भरो, आने वाले पैसे से 75,000 भरो। तो ये रेगुलर कैश फ्लो है ना, ये भी कंसेप्ट बहुत अच्छी चलती है, कि जिसको HDFC और ICICI प्रू, टाटा AIG बहुत अच्छे तरीके से एनकैश करते हैं। चौथे साल से उनको रिटर्न दिखना चालू होता है। 1 लाख रुपए उनका प्रीमियम रहता है और उसको 25,000 रुपए मिलते, तो भी लोग खुश होते हैं कि मैंने 1 लाख भर दिया और 25 वापिस आ गए। यहाँ तो मैंने 1.5 लाख भरा और 75,000 वापिस आ गए। ये तो अगला जितना साल तक पॉलिसी चलेगा उतना साल तक बना रहेगा। ये सब पॉलिसी के मेरे पास प्रेजेंटेशंस भी है, लेकिन यहाँ पे PPT में दिखा रहा हूँ। इसका कैलकुलेशन का प्रेजेंटेशन हम लोग जब LIT में मिलेंगे तभी मैं आपको शेयर डेफिनेटली करूंगा। ओके, सो इट्स अ रेगुलर कैश फ्लो। ये भी एक अलग कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट मेरे ख्याल से जितने भी दिग्गज यहाँ पे आज ज्वाइन हुए उन्होंने कभी ना कभी तो ये कंसेप्ट यूज किया है। जैसे एक NSC सर्टिफिकेट का एक कंसेप्ट लोग करते थे, हर साल हर महीने का एक NSC का सर्टिफिकेट लेते थे। 6 साल के बाद हर साल हर महीने का उसको पैसा मिलता था एक पेंशन का या कैश फ्लो करके। तो यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे ये पॉलिसी में यूज कर रहा हूँ। ओके, एंजॉयमेंट, अभी ये भी न्यू जनरेशन के लिए। अगर हम लोग किसी को बताने को जाते हैं कि आप बूढ़े होने के बाद आपके पास 2 करोड़ पड़े रहेंगे, तो 25 साल 30 साल के बाद मेरे पास 2 करोड़ है, जिसमें मैं हार्ली डेविडसन भी ले सकता हूँ, मर्सिडीज बेंज भी ले सकता हूँ, लेकिन तभी दांत नहीं है और चने मिलेंगे। आज चने हैं लेकिन दांत नहीं, ऐसी नौबत नहीं होनी चाहिए। तो आज मेरे पास दांत भी है और मुझे चने भी मिलेंगे खाने के लिए ना, तो मैं मजा कर पाऊंगा। तो ये एंजॉयमेंट की कंसेप्ट ना, नया जनरेशन जो भी उसमें बहुत है। आज अगर मेरे पास 40 लाख रुपए आ जाते हैं ना, तो आज मैं इमीडिएटली मर्सिडीज का नहीं सोचूंगा, क्यों, मेरा बेटी का एजुकेशन भी 2-3 साल में हायर एजुकेशन में चली जाएगी। तो मैं सोचूंगा थोड़ा सा ब्रेक ले लूं, 2-3 साल के लिए वो रख दूं कहाँ पे, और वो उसके हायर एजुकेशन के लिए लगा दूं, या मेरे पेंशन के लिए मैं कुछ प्रोविजन करूं। लेकिन यही 40 लाख रुपए अगर मुझे मेरे एज में 22nd या 23rd एज में मिलता था, या 25वें साल में भी लेता था, तो मैं स्पोर्ट्स बाइक लेता था, या तो मैं स्पोर्ट्स कार लेता था। तो ये सब चीज है ना, उसका थॉट प्रोसेस है ना यंग जनरेशन का, वो मजा करने का। और वो मजा मत करो, पेंशन ले ले, पेंशन का कुछ प्रोविजन करो, आगे चल के प्रॉब्लम होने वाला है, ये सब ज्ञान देने की मेरे ख्याल से किसी को जरूरत नहीं है। क्योंकि वो उसका सुनने का थॉट नहीं, उसका वो पिताजी का नहीं सुनता है, तो हम लोग का क्या सुनेंगे। ये नया जनरेशन को हैंडल करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उनको जो चाहिए ना, उनको मजा मजा चाहिए, उनको हार्ली डेविडसन लेनी है, उनको कहाँ पे तो अच्छा एवरेस्ट में जाना है, उसके लिए 2-3 लाख खर्चा है, उनको आउट ऑफ इंडिया घूमने के लिए जाए दोस्तों के साथ, उसके लिए खर्चा है। तो ये सब चीज हम लोग को इनकैश करनी है। जैसे मैंने वहां पे लिया है, इंटरनेशनल टूर्स है, हार्ली डेविडसन लेनी है, कार लेनी है। सॉरी, किसी को कुछ डाउट नहीं ना? सो इट्स अ परफेक्ट मिक्सचर। एंजॉयमेंट का आपको तो एंजॉयमेंट हो जाएगी, और एक सर्टन अमाउंट आपकी LIC के पास ब्लॉक रहेगी, जो आपको एक आपके हायर एज के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 20 लाख की पॉलिसी लेता हूं, तो मेरा प्रीमियम वहां पे आ जाता है 1,20,000 रुपए या 2,40,000 रुपए। और 2,40,000 के सामने मुझे लास्ट में मिलना रिटर्न मिलना है वो 64 लाख है। तो 240 मैं 5 साल तक अगर भरता हूं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है 12.5 लाख। उसके उसके सामने मुझे 6 लाख तुरंत मिल जाएंगे। वो 6 लाख में उसकी हार्ली डेविडसन की जो कॉस्ट है आज जो है वो 8.5-9 लाख के आसपास है। तो 6 के सामने उसको 2-3 लाख भर के वो ले सकता है। या उसको यूरोप टूर जाना है उसके दोस्तों के साथ, क्यों, आज की जो कॉस्ट है वो 4 से 4.5 लाख रुपए, वो 6 लाख में से वो मैनेज कर सकता है। सो एंजॉयमेंट के ऊपर अगर वो उसकी थॉट प्रोसेस एंजॉयमेंट की है, तो मुझे भी वही लाइन पे उससे बात करनी है, तो पॉलिसी मेरे ख्याल से इजीली कन्वर्ट हो जाती है। अभी ये ना कोई पढ़ा लिखा आदमी है या कोई अनपढ़ आदमी है, या किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या 10वीं पास है, आजकल जो भी एडवाइस करने को जाता है ना, यही एडवाइस करता है, डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन बास्केट। और पूछेंगे कौन से बास्केट में डालू, तो कोई बता नहीं पाता। तो एक ही लाइफ इंश्योरेंस बताता है, या कोई एक ही म्यूचुअल फंड बताता है, कोई बोलता है FD रख, काय को टेंशन लेता है। तो ये सब चीजें ना, सब कोई ना कोई उसको ज्ञान देता रहता है, और मतलब किसी को भी मालूम नहीं, डोंट पुट योर ऑल मनी इन वन बास्केट। तो हम लोग उसको ये समझाते हैं कि मनी बैक पॉलिसी एक लौती पॉलिसी ऐसा है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो ना, उसको आप डाइवर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका 2 लाख का प्रीमियम है, 5 साल के बाद आपका 10 लाख का प्रीमियम हो जाएगा, 10 लाख के सामने आपको 5 लाख वापिस आ जाएंगे।
वो 5 लाख आप बिटकॉइन में लगा सकते हो। अगर आपको उसमें ज्ञान है तो आप 5 लाख रुपए टॉप जो भी कंपनीज के शेयर्स है, ग्रुप 1 के शेयर्स, उसमें लगा सकते हो। आप 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो। 5 लाख के आप कॉर्पोरेट डिपॉजिट कर सकते हो। 5 लाख आप रिपेमेंट में लगा सकते हो। आपका हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 9.5% हो गया। अगर आपने ऐसे पॉलिसी ली होती और 5 लाख रुपए आते थे तो आप 9.5% आपका बचा सकते थे। तो ये बहुत सी चीजें हैं डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट के लिए। अलग कोई सजेशन देता है लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं देता। तो हम लोग मनी पैक पॉलिसी के थ्रू वो सोल्यूशन दे सकते हैं कि 5 साल के बाद मैं आपको जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसका 50% वापस दे रहा हूँ, वो भी टैक्स फ्री दे रहा हूँ, जिसको आप अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका पैसा आपका रिस्क पे थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा आपका जो पड़ा वहां पे 5 लाख पड़ा है ना, वो आपका सेफ डेट फंड में जाएगा, जहां पे किसी को भी प्रॉब्लम होना नहीं है। 25 साल के बाद उसका तो पैसा आपको गारंटेड मिलने वाला है। और जितना आप रिस्क ले रहे हैं ना, उसका आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड के थ्रू आपको उसका पैसा ज्यादा भी मिल सकता है। सो ये कंसेप्ट हम लोग बता के उसको अगर बताएंगे ना कि आप जो सोच रहे हैं ना सर, दिस इज 100% ट्रू, मुझे भी वैसे लगता है, इसलिए आप एक नॉर्मल पॉलिसी निकालने से अच्छा एक 50% कैशबैक वाला पॉलिसी निकाले, जिसमें आपको ये सब चीज करने को मिलेगी हर 5 साल के बाद। ओके, सो एसआईपी करना है, जेब में से करना है ना, तो इट विल बी डिफिकल्ट, बट आने वाला पैसा है उसमें से आपको एसआईपी करनी है तो इट विल बी इजी, क्योंकि वो पैसा वैसे भी नॉर्मल एंडोमेंट पॉलिसी में आने वाला नहीं था, जो यहाँ पे 50% तो आ रहा है। सो ये कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि डेट फंड और इक्विटी का कॉम्बिनेशन बताया, डेट फंड और लायबिलिटी क्लियर करने का हम लोग उसमें दिखा सकते हैं। तो ये बहुत सी चीजें जो हम लोग उसको, अगर किसी को ये थॉट प्रोसेस है कि एक ही जगह पे मेरे को पैसा नहीं डालना है, उसके लिए ये सबसे अच्छी कंसेप्ट है। 100% कवर विथ 50% इन्वेस्टमेंट, ये तो मेरा पहले पॉइंट्स में भी कवर किया है। ये अलग तरीके से प्रेजेंट करता हूँ कि 100% आपको कवर मिलने वाला है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी 50% लगने वाली है। ओके, मनी बैक पॉलिसी में ही ये पॉसिबल हो सकता है, और कोई भी पॉलिसी है जिसमें वो पॉसिबल होने वाला नहीं है। ओके, स्पेशल फॉर गर्ल चाइल्ड है, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। अगर आप आपने कभी ऑब्जर्व किया रहेगा तो मुझे मालूम नहीं, अगर किसी क्लाइंट की 20 साल की लड़की है और हम लोग उसके लिए कोई पॉलिसी प्रपोज करते हैं, तो वो पहला थॉट उसका, अगर कोई जैन कम्युनिटी से है, मारवाड़ी कम्युनिटी से है, या कोई महाराष्ट्रन कम्युनिटी से, कोई भी कम्युनिटी से देखा जाए तो आफ्टर मैरिज हम लोग उसके पर्सनल लाइफ में, वहां पे ससुराल के लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ना ही हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 लाख का मैंने प्रीमियम 5 साल तक भरा है उसका, तो आप उसके बाद में जब 15-20 साल के जो प्रीमियम भरने हैं वो आप भरो, क्योंकि वो लायबिलिटी उनको चाहिए नहीं चाहिए हम लोग ने पूछा नहीं। अच्छा, शादी होने के बाद अपना उम्र हो जाता है 60, उसके बाद में 15 साल तक हम लोग भी 1 लाख भर सकते हैं, 2 लाख भर सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो गर्ल चाइल्ड के लिए हम लोग जब भी हम लोग एक हाथ पॉलिसी प्रमोट करते हैं या प्रपोज करते हैं, तो हम लोग को वही आंसर मिलता है कि शादी के बाद जो भी डिसीजन रहेगा ना, उसका उसके हस्बैंड या उसके जो ससुराल वाले हैं ना, वो ले लेंगे। अभी कोई कमिटमेंट में उसके नाम पे नहीं करना चाहते, जो वो आगे चल के डिस्टर्ब हो जाए या आगे चल के उनको कुछ तकलीफ हो जाए वो पैसा भरने के लिए, और 5 साल के बाद मैं भी नहीं भर पाऊंगा, या 7-8 साल के बाद मैं भी नहीं भर पाऊंगा। तो हम लोग उनके पेरेंट्स को ये भी बता सकते हैं कि अगर आप उनके नाम पे एक हाथ पॉलिसी नहीं निकालते, तो अनफॉर्चुनेटली आज भी इंडिया में ये सिचुएशंस है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो भी अर्निंग मेंबर है या जो तो करता पर्सन है, जो भी जेंट्स है, उसके नाम पे किया जाते हैं। लोन लेना है, घर लेना है, करता पर्सन जेंट्स है उसके नाम पे। कोई एसआईपी करनी है, अरे मेरे पास ऑनलाइन एक्सेस है, मैं एसआईपी मेरे नाम पे करता हूँ। तो अगर वर्किंग वुमन है तो एक बार उसका हो सकता है, लेकिन हाउस वाइफ है तो उसके नाम पे कितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितने लोगों की इन्वेस्टमेंट हो जाती है? तो बहुत कम। तो आपके लड़की की इन्वेस्टमेंट, लड़की के नाम पे इन्वेस्टमेंट बनी रहनी चाहिए, वो डिस्टर्ब भी नहीं होनी चाहिए। और उसका जो एक हायर एज रहेगा 45-50, अभी आपकी लड़की है 20 साल की, 25 साल के बाद उसको 50 लाख चाहिए, लेकिन वो 50 लाख भरने के टाइम वो लाइबिलिटी भी आपके ससुर, उसके ससुराल वाले को नहीं होनी चाहिए। ये एक कंसेप्ट हम लोग ये पॉलिसी में बता सकते हैं। कैसे? तो मैं वो क्या बताता हूँ कि सर आप ये पॉलिसी ले लीजिए, 25 साल के बाद उसका जब भी 25th ईयर कंप्लीट हो जाएगा, यानी पॉलिसी का 5 साल का कंप्लीट हो जाएगा, अगर उसकी शादी हो गई है, 24th ईयर में उसकी शादी हो गई है और उसको प्रीमियम भरने को आ रहा है, तो वो हस्बैंड को क्या बोल सकती है कि मुझे ये 2 लाख रुपए भरने हैं, तो क्या करूं, आपके आपके थ्रू भरूं या क्या करूं? बोलो बहुत ज्यादा प्रीमियम है ये तो क्या करो आप? बोलेंगे तो हम लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे।
बोलो क्या बेनिफिट क्या है पॉलिसी का? अगर ये मैं 2 लाख अभी भरती हूँ ना, तो अगला साल अपने को वो उसका 5 लाख वापस मिल जाएगा। अरे क्या बात करती हो, तो ये बेटर रहेगा, ये एक काम कर, तू 2 लाख भर दे। और जब भी वो 5 लाख आ जाते हैं, तो 5 लाख मिलने के बाद वो ससुर वाला भी खुश हो जाते हैं कि यार अच्छा पॉलिसी निकाला है, 2 लाख भरा, 5 लाख वापस आ गया। तो उस टाइम वो बता सकते कि ये 5 लाख अपने को जरूरत नहीं है ना, तो अगला 3 साल का जो प्रीमियम है 2-2 लाख रुपए, वो हम लोग ये 5 लाख में से मैनेज कर देंगे। और वापिस 2 ही साल आपको पैसा भरना है, 2-2 लाख रुपए, तो 4 लाख भर देंगे तो वापिस 5 लाख मिल जाएंगे। तो वापिस 3 लाख का हम लोग प्रीमियम मैनेज कर पाएंगे। ऐसा करते करते अगर हम लोग मेरे एज में 40 एज में मैं ये पॉलिसी कंटिन्यू करती हूँ ना, तो 45th एज में जब भी अपने बच्चों का एजुकेशन रहेगा, जब भी अपने को बंगलो लेने का है, या हम लोग कहाँ पे आउट ऑफ इंडिया घूमने के लिए जाना है, कुछ भी अपना प्रॉब्लम रहेगा या अपने को कुछ करना रहेगा ना, तो ये पॉलिसी मेरे से मुझे बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है। वो करीब करीब 60-70 लाख रुपए हो सकता है। अरे वाह, वो तो अच्छा है। तो 5 साल में सिर्फ 2 साल ही अपने को भरना है, आने वाले पैसे से मैनेज हो रहा है। फिर भी 50-60 लाख रुपए मुझे 45th एज में आपके मिलने वाला है। तो ये सबसे अच्छा पॉलिसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके वजह से वो गर्ल जो चाइल्ड है, बेटी है, उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट भी होता रहता है कंपल्सरली। और सेकंड थिंग, वो डिसकंटिन्यू नहीं होता है। अगर मैं नॉर्मल एंडोमेंट पॉलिसी देता हूँ, उनको लगता है कि 2 लाख भरना डिफिकल्ट है, तो मेरा 10 लाख के सामने वो 6 लाख भी मिलते रहेंगे ना, तो 6 लाख को निकाल देंगे, बोलेंगे बंद कर दे पॉलिसी। लेकिन ऐसी पॉलिसी रहेगी जो लास्ट में भी पैसा दे रही है, लाइबिलिटी भी 2 ही साल की रख रही है, तो वो एग्री करेंगे, चलो ये कंटिन्यू करते हैं। सो गर्ल चाइल्ड के लिए ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। ये तो मैं जैसे मैं बात कर रहा था उसका मैंने क्वेश्चन आंसर जैसे वहां पे लिखा है। तो ये एसेट आपके बेटी के लिए आप कर रहे हो, जो कंपलसरी हो सकती है अगर ये पॉलिसी आप आज निकालते हो, उसकी शादी से पहले निकालते हो। क्योंकि शादी के पहले के डिसीजंस आप ले सकते हो, शादी के बाद के डिसीजन शायद आप नहीं ले पाओगे। तो अभी आप ये डिसीजन ले सकते हो, तो डेफिनेटली इसके बारे में सोचिए। सो ये थोड़ा सा एक डिस्कशन पार्ट मैंने लिखा है वहां पे। नो कमिटमेंट फॉर स्टूडेंट्स। अभी क्या होता है, बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि ये मेरा बेटा निकम्मा है, ये कुछ करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं, जो पॉलिसी में निकालूंगा ना वो बेच के खा जाएगा। तो ऐसी पॉलिसी में आपको सर सजेस्ट करता हूँ, जिसका लायबिलिटी आपके बेटे पे नहीं आए, लेकिन जिसका पैसा भरना पैसा मिलेगा ना, वो बेटे का उम्र ऐसा हो जाएगा जब भी उसके पास थोड़ी लाइबिलिटीज है, उसकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, ऐसे टाइम को उसको पैसा मिलना चाहिए। ऐसा मैं पॉलिसी आपको देता हूँ। तो आपको चलेगा क्या? बोलो हाँ ऐसा रहेगा तो चलेगा, लेकिन पैसा उसका 25वें साल में नहीं आना चाहिए उसके। बोले सर नहीं 25 में नहीं आएगा। तो अगर कोई किसी का लड़का 15 साल का है, तो उसको 10 साल के अगर मैं नॉर्मल पॉलिसी देता हूँ, तो 10 साल के बाद में उसको 16 साल के या 31 एज में उसको पैसा मिल जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। 31 में वो आने वाला पैसा पूरा उड़ा देगा। लेकिन अगर उसको मैं मनी बैक पॉलिसी देता हूँ, तो हर 5 साल के बाद, 20 साल का उम्र है आज, 25 साल में वो अगर जॉब पे लग गया और पिताजी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था 1-1 लाख रुपए हर साल का, उसका 25th एज में 5 लाख रुपए जमा हुआ है, 2.5 लाख इमीडिएटली आ गया, तो वो खुश हो जाएगा। चलो टैक्सेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मजा करने का सॉल्व हो गया, चलो 1 ही लाख भरना है ना, उसमें से भर दो। तो वो पॉलिसी बनी रहेगी। अगर वो स्टूडेंट्स को लगता है थोड़ा भी कमाता है और 2-3 साल में एक ही बार पैसा भरने को आ रहा है, तो वो एग्री करेगा और कंटिन्यू भी रखेगा। तो स्टूडेंट्स के नाम पे करना है और वो डिसकंटिन्यू नहीं होना है। ये सब चीज हम लोग वो आने वाला पैसा प्रीमियम भरने के लिए यूज करेंगे। ये टॉपिक पे वापस हम लोग स्टूडेंट्स के लिए निकाल सकते हैं। ये पॉलिसी बंद नहीं गिरेगी, क्योंकि उसको जेब में से कुछ पैसा नहीं भरना है, उसको आने वाले पैसे से ही भरना है और लास्ट में उसको पैसा भी मिलेगा। ओके, सो नो कमिटमेंट फॉर स्टूडेंट देखा जाए तो। और इसमें और ऐसा भी है कि अगर बच्चे बेटे का एज है 15 साल का, उसके नाम पे हम पॉलिसी निकाल दो, 10 साल तक जो पैसा मुझे मिल रहा है वो मैंने लिया नहीं, कहाँ पे तो इन्वेस्ट किया। तो अगला जितना भी 10 साल का प्रीमियम है वो जो मेरा पैसा मैंने इन्वेस्ट किया उससे, और अगला 10 साल में जो पैसा आने वाला है उसमें से वो पूरा प्रीमियम निकल जाता है। वो कैसा, उसका भी कैलकुलेशन मेरे पास एक्सेल में है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा जब भी हम लोग मिलेंगे। ओके, तो वो भी अच्छा दिखता है कि 10 साल तक तो आप भर सकते हो आपके बेटे के नाम पे, उसके बाद में उसको पैसा नहीं भरना है, वो भी चलेगा। वो उसके 10 साल का जो प्रोविजन वो भी मैं आपको अभी से करवा के देता हूँ। अगर वो 2-3 चीजें हम लोग बताते हैं ना, तो वो एग्री हो जाते हैं कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको लाइबिलिटी नहीं आएगी ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ और 15 मिनट है मेरे पास। मिड एज लिक्विडिटी। अभी कोई 35 ईयर्स का कोई आदमी है
तो वो एक आदमी ऐसा रहता है कि जिसने हाउसिंग लोन भी लिया है, जिसका बेटा या बेटी भी है जो 2-3 साल का है, शायद 5 साल के बाद उसका स्कूलिंग चालू हो जाएगा, उसका खर्चा चालू हो जाएगा, उसका ईएमआई भी चालू हो जाएगा, वो 40 एज में उसको गाड़ी भी लेनी है, उसके लिए भी पैसा लगेगा। छोटी छोटी बहुत सी चीजें होती है जो मिड एज का रिक्वायरमेंट लोगों का है। और वही छोटी चीज अगर मैं उसको दिखाता हूँ कि सर आपका बेटी का अभी एजुकेशन भी आ जाएगा, तो उसके लिए भी आपको लाख रुपए की जरूरत है, तो ये इसमें से मिल जाएगा। सर 5 साल के बाद आपको एक 5-1 लाख रुपए अगर रिपेमेंट करना है, तो ये 10 लाख आप भरे हुए, तो उसमें से 5 लाख वापस आएंगे 5 साल, कि वो आप हाउसिंग लोन के लिए रिपेमेंट कर सकते हो। या 5 साल के बाद आपको घर पे रिनोवेशन करना है, उसके लिए आप कर सकते हो। या आपको गाड़ी चेंज करनी है, उसके लिए आपको डेफिसिट जो भी रहेगा, पुरानी गाड़ी सेल करके जो भी रहेगा, वो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। छोटी छोटी रिक्वायरमेंट 35 एज से लेके 60 एज तक चलती रहती है। 35 में क्या है, तो सेटलमेंट है। 40 एज में क्या है, एजुकेशन है। 45 एज में क्या है, गाड़ी चेंज करनी है। 50 एज में क्या है, बच्चे बड़े हुए उसके लिए एजुकेशन क्या है। 55 में क्या है, जितना भी लोन आउटस्टैंडिंग है उसको रिपे करना है। 60 में क्या है, अपने को रिटायर भी होना है। तो ये मैच्योरिटी 60 पे आ जाती है, और 35 से लेके 55 तक कुछ ना कुछ पैसा उसके हाथ में आ जाता है। तो मिड एज का रिक्वायरमेंट अगर मैं उसको प्रमोट करूँ या प्रपोज करूँ कि आपको ये सब खर्चा आने वाला है, फॉर यू स्पेशली दिस पॉलिसीज लुक्स वंडरफुल। आपको लायबिलिटी भी नहीं है, आपको री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी है, आपको जो भी आपकी छोटी छोटी खर्चे है उसके लिए भी काम आ सकती है, या कुछ भी आप कर सकते हैं। ओके, सो मिड एज का लिक्विडिटी के लिए मैं पॉलिसी प्रपोज कर सकता हूँ। अभी देखा जाए, बराबर 10 मिनट है, यानी अच्छा हो गया मेरा, खत्म हो गया। ये फर्स्ट कंसेप्ट है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13, 13 अलग अलग कंसेप्ट है एक ही काम के लिए, और एक लास्ट 14 कंसेप्ट रादर। ये एक अच्छा स्लोगन है, औषध एक उपचार अनेक। इसका मतलब है कि मैं दवाई वही दे दूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको बुखार नहीं आएगा, वापिस दवाई वही दे दूंगा, मैं बोलूंगा जुकाम भी नहीं आएगा, उसके बाद में आपका किडनी स्टोन भी चला जाएगा, इसके बाद में आपका डेंगू भी चला जाएगा। दवाई वही है, लेकिन आपका जो भी इलाज है ना, जो भी आपको बीमारी है ना, उसमें से ये दवाई में से वो ठीक हो सकती है। सो औषध एक उपचार अनेक, इसका मतलब ये ऐसा हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। वैभव जोशी मेरा नाम, 22-23 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉलिसी मेरे को बहुत पसंद है। इसके अलावा जीवन लाभ 11 अलग अलग कंसेप्ट है, वो 0 एज से लेके 50 एज तक में इतना मुझे इतना पसंद आता है वो पॉलिसी, और मैं इतने अच्छे तरीके से बेचता हूँ, तो बहुत मजा आता है उसमें। सभी एनआरआई मेरे जितने भी, जहां पे भी मैं जाता हूँ, मेरा दुबई में जब भी स्टॉल लगाता हूँ, सिंगापुर में लगाता हूँ, मस्कत में लगाता हूँ, तो लोगों का मनी बैक पॉलिसी और जीवन लाभ पॉलिसी, ये दोनों का इतना अच्छा उनको प्रेजेंटेशन लगता है, और बहुत अच्छे प्रीमियम्स मुझे उसमें से आ जाते हैं। सो मेरे ख्याल से अभय, मेरा बेसिक प्रेजेंटेशन मैंने 10 मिनट पहले खत्म किया है, थोड़ा जल्दी हो गया यानी। नहीं हरकत नहीं, तू एकदम फर्स्ट क्लास है। केलाय वैभव ने बहुत बढ़िया तरीके से शेयर किया है एंड एकदम इन टाइम है। तो अभी जिनको भी कुछ डाउट्स है, यू कैन श्योरली आस्क डाउट्स टू वैभव वन बाय वन। Anybody who want to ask some questions, you can ask. इट्स वेरी सिंपल पॉलिसी मेरे ख्याल से, डाउट जैसा नहीं, लेकिन एक प्रेजेंटेशन और कंसेप्ट, ये उसके ऊपर ही अगर हम लोग काम करेंगे ना, इसमें बहुत बड़ा बड़ा प्रीमियम आ सकता है। अभी मैं देख रहा हूँ किरण शाह जी यहाँ पे है, बॉबी जी यहाँ पे, बॉबी छड्डा, बहुत 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 बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, तो वो बड़ी पॉलिसी ऑलरेडी बेच रहे हैं। तो ये पॉलिसी अगर उनको शायद किसी को प्रपोज करेंगे 1 करोड़ का प्रीमियम, तो 1 करोड़ का प्रीमियम 5 साल भरेंगे, 5 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, 2.5 करोड़ टैक्स फ्री हाथ में आएगा। तो ये बिजनेसमैन के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 2.5 करोड़ मुझे मिलेंगे, वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सो शायद उनके लिए बहुत बड़ी चीज है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से अभय, अभी किसी को डाउट नहीं है, किसी को रहेगा तो मेरा नंबर अभय शेयर करेगा। यस बॉबी जी। From LIRT's platform, thank you to all to attend, and I think it's amazing. We should have these sessions much more often. थैंक यू सो मच। इवन मुझे 11 जीवन लाभ की कंसेप्ट है वो भी शेयर करना मुझे अच्छा लगेगा,
कभी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे, या तो हम लोग कभी LRT के प्लेटफॉर्म पे भी मिल रहे हैं। तो जिसने भी किसने रजिस्टर नहीं किया है, मुझे लगता है कि वो 4 दिन है जिसमें मैं आपसे बहुत सीखने वाला हूँ। बॉबी जी है, किरण जी है, बहुत बहुत लोग हैं, तो बहुत सीखने वाला हूँ। तो हम लोग इंटरेक्शन करेंगे अच्छा। अशोक सिसवे जी है, संदीप जी है, सो eager to meet you all on LIT platform. Look forward. Yes. Thank you very much. I think nobody is having some questions. Right. So I request all to join our LRT 35th convention, which will be held on 1st to 4th September at Hotel Radisson Blu, Andheri. And details are shared every day on all the groups. So if you want any information, you can call me. I will share my number also. We are having still 5 minutes. If anybody is having any doubt, इसमें और एक दो चीज ऐड कर सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ बोलिए ना सर। एक तो इसमें 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस होता है, वो भी एक एडिशनल टूल किट है इन Right. केस ऑफ HMSR। तो वो अमाउंट अच्छा मिलता है फैमिली को 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस होने की वजह से। Right. और दूसरा, इनमें जो प्रीमियम मोड है वो 15 साल और 20 साल ही है, जबकि पॉलिसी टर्म 20 साल और 25 साल है। तो 5-5 साल का प्रीमियम भी कम हो जाता है मनी बैक प्लान में। Right. तो ये भी एक टूल ऐड कर सकते हैं, ताकि जिनको थोड़ा शॉर्ट भरना है तो शॉर्ट भर के भी कर सकते हैं। तो ये दो Right, चीजें sir. हम ऐड कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। Yes, sir. Definitely. Thank you. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बड़ा काम है सर, आप भी शायद एक कभी यूज करेंगे तो मजा आएगा आपको भी। नहीं नहीं, करना है, करता भी हूँ मैं, बहुत लेकिन बहुत सी बहुत चीजें लोग आज भूल नहीं गए मिली। नहीं नहीं, बस एकदम सही बात है, क्योंकि आजकल मार्केट में मनी बैक व्यापारी आदमी वगैरह चाहता नहीं भाई आके खर्चा होता है, लेकिन जो 12-13 टूल जो आपने दिए हैं उसके हिसाब से हम अभी नए सिरे से भी इसको कर ही सकते हैं। राइट सर। और प्रदीप पवार जी ने जो LRT का कन्वेंशन किया था उसमें मैं और वैभव दोनों ने भी बहुत एंजॉयमेंट किया था। इट वाज ग्रेट। थैंक यू। आपके इसमें भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि LRT है एजुकेशन के लिए और एंजॉयमेंट के लिए, राइट, दोनों के लिए है यस LRT। यस और अपने सभी यस यार दोस्त जो किशोर, आते हैं एनी क्वेश्चन? उनसे साल में एक बार मिलने का मौका मिलता है। यस सर, श्योर। थैंक यू। यस किशोर, किशोर। एनी क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन है। इट वाज रियली वेरी गुड प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा लगा, बैक टू बेसिक आने के जैसा लगा। फैंटास्टिक। मैंने एक बार सुना है, वापस से एक बार रिहर्सल हो गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू किशोर, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन हो गया। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। ओके, वी विल मीट ऑन 31st। डेफिनेटली सर। यस डेफिनेटली। नए भी कुछ लोग आ रहे हैं इधर हमारे एरिया से, कुछ लोग जो छूट गए थे बीच में 2-3 साल, वो भी सब लोग आ रहे हैं। राइट सर। ग्रेट। ओके, सो अभय, थैंक यू। Yes. Thank you very much, Vaibhav, for sharing your ideas. Thank you. And if possible, we will try to share that PPT also. If possible, that is up to you. No compulsion. नहीं, वो आराम से अपने LIT के सब भाई लोग हैं, अरे उसमें क्या प्रॉब्लम है। Yes, yes, yes. लेकिन Sure. वो PPT क्लाइंट को मत सेंड करना। नहीं तो वो LIC एजेंसी ले लेगा। Definitely, definitely. So yes. Yes, Kiran, any question? Kiran? वैभवने चांगला इनपुट दिलाय, काय क्वेश्चनच उभा नाही का सांगायला विचारायला? अभय सर, Yes, Sandeep. अभय सर, प्रश्न विचारण्यासारखं काहीच ठेवलं नाही, सगळी उत्तरं वैभवने देऊनच टाकलेली आहेत. Very good, very good. Great. नहीं, सगळे all जो should हमारे take benefit. हमारे अरे प्रधान साहब, प्रशांत झाजेड पण जॉईन झाला. प्रशांत कसं आहे? यस यस, नमस्कार. वैभव अशोक सिसवे हियर, वेरी Yes. नाइस प्रेजेंटेशन अभयजी एंड द ते कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन। रेकॉर्डिंग झालं का आजचं सेशन? लेकिन वो जरूरी था मुझे। आई एम जस्ट Yes. ड्राइविंग एक सेकंड. and moving towards Panvel, that's why camera is off, but Oh. presentation is fantastic. नो Thank you, प्रॉब्लेम thank you. शिजवे सर. Thank हाँ, you प्रशांत. Abhay and Vaibhav ji, thank you so much. येस, वेलकम Yes. वेलकम. प्रशांत अभय, काय म्हणत होता? म्हटलं रेकॉर्डिंग झाले का आजचं सेशन? मी फार उशिरा जॉईन केलं, म्हणजे
3 मिनिटं झाले फक्त. बरं बरं नो प्रॉब्लेम. मी बघतो, चेक करतो. मी रेकॉर्डिंगला तर टाकलाय, रेकॉर्डिंग एकदा चेक करतो आणि जर रेकॉर्डिंग झालं असेल तर मी तुला हे करतो, सेंड करतो. चालेल. आणि काय पीपीटी होती मला शेअर करा. येस येस वैभव. Yes, yes, yes. Prashant Chajed is from Jalgaon Team 1 and he's TOT member, corporate club member. I know him, yeah, definitely. Prashant ji, thank you so much for joining. अरे मग फार उशिरा झालो मी जॉईन. आताची म्हणजे मी आता लिंक पाहिली. Yes, yes. तुम्ही आता LIT ला येताय ना? हा मी याला केलं. हरीश अरोरा जी इज ऑल्सो TOT member. जून में उन्होंने TOT कर लिया है. हरीश अरोरा सर भी अपने पास्ट प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी आज का सेशन अटेंड किया. सो बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स आज अपने सेशन में. थैंक यू वेरी मच टू ऑल फॉर Yes, अटेंडिंग दिस. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you, and I will close the meeting now. Okay. Okay, thank you. Thank you very much, friends. Good Thank night. you.